नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर (SOA), अदर्स प्रोग्राम्स, डेयरी फार्मिंग में जागरूकता कार्यक्रम APDF, NE-X001 डेयरी फार्मिंग जागरूकता कार्यक्रम, खंड 3 जनन, एक प्रस्तावना इंट्रोडक्शन। पशुपालक के जीवन में पशुपालन का महत्व तभी है जब यह व्यवसाय आर्थिक रूप से लाभदायक हो। इसके लिए यह जरूरी है कि पशु नियमित रूप से बच्चे पैदा करें और अधिक दूध दें। ऐसा तभी संभव है जब पशुपालक को अपने पशुओं के जनन तथा उचित देखरेख संबंधी मौलिक जानकारी हो। इस इकाई के माध्यम से पशुपालकों को प्रजनन संबंधी प्राथमिक जानकारी सरल भाषा में देने का प्रयास किया गया है। आशा है पशुपालक इसे सुगमता से समझकर अधिक लाभ ले सकेंगे और अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकेंगे। 2 उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स। इस इकाई का उद्देश्य पशुपालकों को पशुजनन के बारे में आवश्यक जानकारी देना है ताकि जनन प्रक्रिया में सुधार ला सकें और जनन संबंधी समस्याओं का सही ढंग से निवारण कर अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। इस इकाई में दुधारू पशुओं, विशेषतः गाय व भैंस में प्रजनन प्रणाली, कृत्रिम गर्भाधान, भ्रूण प्रत्यारोपण, प्रजनन संबंधी समस्याएं, बांझपन, प्रजनन संबंधी कैलेंडर आदि विषयों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। 3. प्रजनन रिप्रोडक्शन। परिभाषा: सजीव की किसी भी प्रजाति में संतान उत्पन्न करने को प्रजनन कहते हैं। प्रजनन प्रक्रिया: प्रजनन की दृष्टि से पशुओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। प्रजनन नर व मादा के वीर्य एवं अंडाणु के मिलन से होता है। 3.1 प्रजनन अंग। नर और मादा। नर व मादा में प्रजनन अंग अलग अलग प्रकार के होते हैं तथा उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। 3 जनवरी 2001 नर प्रजनन अंग। नर के प्रजनन अंग व उनके कार्य चित्र 1 में देखें, निम्न है। क अंडकोश वृषण, यह जोड़े में होते हैं। वृषण थैली वृषणकोश में पिछली टांगों के बीच लटके होते तात शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। ये एक जैव रसायन जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं उत्पन्न करते हैं। यह नर में पुरुषत्व प्रदान करता है। ख शुक्राणु वाहिका, प्रत्येक अंडकोश से एक नलिका जुड़ी होती है। इस नली द्वारा शुक्राणु अंडकोश से मूत्र मार्ग में प्रवेश करते हैं। इसे शुक्राणु ले जाने वाली नली भी कहते हैं। ग सहायक ग्रंथियां, यह शुक्राणुओं में अपना रस मिलाकर वीर्य बनाती हैं। घ शिशन लिंग, यह मादा की योनि में प्रवेश करके वीर्य प्रदान करता है। चित्र 1 नर पशु के प्रजनन अंग। शुक्राणु। 3 जनवरी 2001। एक वीर्य। वीर्य नर के प्रजनन अंगों का विशेष द्रव होता है। इसके 2 भाग होते हैं। शुक्राणु, वीर्य द्रव। विभिन्न प्रजातियों में शुक्राणुओं की संख्या अलग अलग होती है। तालिका सन 01, लेकिन प्रत्येक निषेचन के लिए केवल एक शुक्राणु की ही आवश्यकता होती है। वीर्य द्रव शुक्राणुओं को तरलता एवं पोषण प्रदान करता है। तालिका सन 1 वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या 3.1.1.2। उत्तेजित नर के लक्षण। किसी गाय या भैंस के मद में होने पर सांड उसे तुरंत पहचान लेता है तथा कुछ विशेष आचरण दर्शाने लगता है। चित्र 2। मद में आई गाय के आसपास रहने की कोशिश करता है। उसके बाहरी जननांगों को सूंघता व थूथन से रगड़ता है। सांड अपने पांवों या सींगों से मिट्टी खोदकर अपनी पीठ पर फेंकता है। सांड सिर नीचे करके और नथुनों को फुलाकर फुंकारता है। एक विशेष आचरण जिसे ओष्ठ अवगुंठन कहते हैं प्रदर्शित करता है। इस अवस्था में नर गर्दन को फैलाकर ऊपरी ओंठ को ऊपर उठाता है। ऐसा आचरण प्रायः मद में आई गाय में गंध के कारण होता है।
सांड अपना लिंग आंशिक रूप से बार बार बाहर निकालता है। सांड मद में आई गाय पर चढ़कर मैथुन प्रक्रिया करने का प्रयत्न करता है। 3 जनवरी 2002 मादा के प्रजनन अंग। मादा में प्रजनन से संबंधित मुख्यतः 6 अंग होते हैं। योनि, गर्भाशय, अंडाशय, भग, जनन नलिका भग, ग्रीवा, अंडाशय डिम्ब ग्रंथि। यह शरीर के अंदर दाईं व बाईं ओर होती है तथा अंडाणु उत्पन्न करती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लैंगिक स्राव जैसे एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन भी उत्पन्न करती है, जो मादा के जनन अंगों एवं व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं और यौवन प्रदान करते हैं। जनन नलिकाएं डिम्ब वाहिनी। इन नलिकाओं में अंडाणु और शुक्राणु का मिलन निषेचन होता है तथा यह भ्रूण को बच्चेदानी में जाने का रास्ता बनाती है। बच्चेदानी गर्भाशय। इसमें भ्रूण संपूर्ण बच्चे के रूप में विकसित होता है। योनि। यह नर का अंग स्वीकार करती है तथा बच्चा पैदा होने के समय रास्ता बनाती है। ग्रीवा। यह बच्चेदानी का मुंह बनाती है तथा बच्चेदानी को योनि से जोड़ती है। भग। यह योनिद्वार बनाती हैं। 3 जनवरी 2003 मधचक्र में आई मादा के लक्षण। बचपन से युवावस्था में प्रवेश करने पर मादा में मधचक्र शुरू हो जाता है। मधचक्र की अवधि अलग अलग प्रजातियों में भिन्न भिन्न होती है। तालिका सन 2। इस चक्र के शुरू के 1 या 2 दिन स्ट्रेस अवस्था में मादा सांड को स्वीकार करती है। इस समय को मध अवधि कहते हैं। मधचक्र के दौरान अंडाशय विशेष रस पैदा करते हैं जो जननांगों एवं लैंगिक व्यवहार में विशेष परिवर्तन लाते हैं। तालिका 2। मधचक्र व मध की औसत अवधि। मध में आई गाय या भैंस के लक्षण। चारा कम खाती हैं। दूध देना कम कर देती है। जननांगों में सूजन आ जाती है। योनि से लसदार स्राव निकलता है। गाय दूसरी गायों पर चढ़ती है या दूसरी गायों को अपने ऊपर चढ़ने देती है। सांड को गर्भाधान करने देती है। 3 जनवरी 2004 प्राकृतिक गर्भाधान। गाय या भैंस को मध आरंभ होने के लगभग 10 या 12 घंटे बाद सौर से मिलाना चाहिए। इससे गाय के गर्भधारण करने की संभावना बढ़ जाती है। मैथुन क्रिया के समय सांड अपना वीर्य गाय की योनि में छोड़ देता है। वीर्य में शुक्राणु होते हैं जो तेजी से गतिशील होते हैं। एक शुक्राणु अंडे में घुस जाता है, फिर अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलकर एक हो जाते हैं। इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। यदि किसी कारण से निषेचन न हो तो एक मधचक्र पूरा होने के बाद नया मधचक्र शुरू हो जाता है। किंतु यदि निषेचन सफल हो जाता है तो निषेचित डिम्ब गर्भाशय में प्रवेश करके गर्भाशय से जुड़ जाता है तथा धीरे धीरे विकसित होकर बच्चे का रूप ले लेता है। 3.1.5 गर्भधारण की जांच। गर्भाधान के बाद पशु का मधचक्र बंद हो जाता है। गर्भाधान के 40 दिन बाद पशु चिकित्सक द्वारा गुदा में हाथ डालकर गर्भ का सही पता लगाया जा सकता है। खून में विशेष रसों हार्मोन्स की जांच द्वारा गर्भ का पता चल जाता है। एक्सरे व अल्ट्रासाउंड से भी गर्भ का पता लगाया जा सकता है, किंतु यह महंगी विधियां हैं। 3 जनवरी 2006 गर्भ की अवधि। अलग अलग प्रजाति के पशुओं में बच्चे का गर्भ में रहने का समय सगर्भता काल अलग अलग होता है। यह गाय में 280 दिन, भैंस में 310 दिन, बकरी में 150 दिन और भेड़ में 148 दिन होता है। गर्भावस्था के समय ध्यान रखने योग्य बातें। पशु को 2 या 3 किलो अतिरिक्त दाना और काफी मात्रा में हरा चारा देना चाहिए। पशु के पेट पर किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचाना चाहिए।
दूसरे पशुओं से लड़ने नहीं देना चाहिए। बीमार पशुओं से अलग रखना चाहिए। पशुओं को अधिक दूरी तक चलाना नहीं चाहिए। 3 जनवरी 2007 प्रसव ब्याने के लक्षण। प्रसव से 1 या 2 दिन पूर्व पशु में कुछ विशेष लक्षण हो जाते हैं, जैसे सगर्भता का समय पूरा हो जाता है, पशु चारा खाना छोड़ देता है, पशु थका हुआ व परेशान दिखाई देता है, पशु के पुट्ठे बैठ जाते हैं, थन बड़े व कड़े हो जाते हैं, कभी कभी थनों से दूध टपकने लगता है, योनि से गाढ़ा स्राव निकलता है। 3.1 प्रसव ब्यात प्रक्रिया। प्रसव के समय मादा को बहुत पीड़ा होती है। गाय बार बार उठती बैठती है तथा पीछे की ओर देखती है। गाय बार बार मूत्र त्याग करती है। बच्चेदानी जोर जोर से सिकुड़ती व फैलती है तथा उसका मुंह खुल जाता है। बच्चे की ऊपर की झिल्ली अपरा फट जाती है तथा तरल पदार्थ योनि से बाहर आता है। सबसे पहले बच्चे के अगले पैर व मुंह बाहर आता है, फिर पूरा बच्चा बाहर आ जाता है। 3 जनवरी 2009 प्रसव ब्यात के बाद की सावधानियां। बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद निम्नलिखित सावधानियां बरतना चाहिए। गाय को जेर नहीं खाने देना चाहिए। बच्चा पैदा होने के 6 से 8 घंटों में जेर बाहर आ जाना चाहिए। यदि 24 घंटे में जेर बाहर न आए तो चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। बच्चे की नाक व मुंह से गंदगी साफ कर देना चाहिए। यदि नाल नहीं टूटा है तो उसे स्वच्छता से काट कर बांध देना चाहिए और टिंचर आयोडीन लगा देना चाहिए। प्रसव के बाद थन साफ करके थोड़ा दूध निकाल देना चाहिए। बच्चा पैदा होने के कुछ घंटों के अंदर ही मां का पहला दूध खीस पिलाना चाहिए। यह बच्चे को बीमारियों से बचाता है। बच्चा पैदा होने की तारीख लिख लेना चाहिए। 3.1 10 प्रसव ब्यात उपरांत मध्यचक्र। गर्भकाल के समय गर्भाशय का आकार बहुत बढ़ जाता है, जो प्रसव के तुरंत बाद अपने सामान्य आकार में नहीं आता है। इसे अपना सामान्य आकार धारण करने में लगभग 35 से 40 दिन लग जाते हैं। इसके अतिरिक्त हार्मोनों के स्राव में भी बहुत परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण पशु का मध्यचक्र 45 से 50 दिन के बाद ही आरंभ हो पाता है। कभी कभी कोई पशु 45 दिन के अंदर ही मद में आ जाता है। ऐसे पशु का गर्भाधान नहीं कराना चाहिए, क्योंकि 45 दिन से पहले गर्भाधान कराने से पशु गर्भ धारण नहीं करता है और यदि गर्भित हो भी जाए तो बच्चा गिर जाने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए पशुपालकों को चाहिए कि वे अपने पशुओं का गर्भाधान प्रसव के 50 दिन के बाद ही कराएं। यदि प्रसवकाल के समय कोई समस्या आई हो, जैसे बच्चा उलझ गया हो या जेर देर से गिरी हो या गर्भाशय में संक्रमण हो गया हो, तो पशु लंबे समय तक गर्मी में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में पशु चिकित्सक से जांच कराकर उचित सलाह लेनी चाहिए। 3.2 कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान एक सरल विधि है जिसके द्वारा सांड का वीर्य एकत्रित करके मादा में मध्य अवधि के समय एक विशेष नली द्वारा उसकी ग्रीवा में प्रविष्ट कर दिया जाता है। 3 फरवरी 2001 कृत्रिम गर्भाधान के लाभ। कृत्रिम गर्भाधान के कई लाभ हैं। केवल उच्च नस्ल के सांड ही उपयोग में लाए जाते हैं। एक सांड के वीर्य से सैकड़ों मादाओं में गर्भाधान किया जा सकता है। छोटे पशुपालकों को सांड रखने की आवश्यकता नहीं होती है। विकलांग पशुओं को भी गर्भित किया जा सकता है। गर्भाधान से पहले वीर्य की जांच की जाती है और केवल उत्तम वीर्य ही उपयोग में लाया जाता है। वीर्य को नवीन वैज्ञानिक विधि अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। वीर्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है।
कृत्रिम गर्भाधान द्वारा प्रजनन संबंधी बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है। उच्च कोटि के विदेशी सांडों का वीर्य विदेशों से मंगाकर संकर जाति के पशु पैदा किए जा सकते हैं। यह सुविधा शासकीय चिकित्सालयों में स्थित कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध होती है। 3.2 दो कृत्रिम योनि। कृत्रिम योनि एक यंत्र होती है जो नर पशु का वीर्य प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। चित्र 8। यह प्लास्टिक की एक मजबूत ट्यूब होती है जिसमें पानी व हवा भरने के लिए एक टोटी लगी होती है। ट्यूब के अंदर पतली रबड़ की एक परत चढ़ा देते हैं। ट्यूब के एक सिरे पर रबड़ की कोन तथा कोन के दूसरे सिरे पर एक परखंडली लगा देते हैं जिसमें वीर्य इकट्ठा होता है। कोन व परखंडली एक रक्षात्मक थैली से ढके रहते हैं। वीर्य इकट्ठा करने से पहले कृत्रिम योनि में गुनगुना पानी एवं हवा भर देते हैं तथा योनि के अंदर वैसलीन लगा देते हैं जिससे नर को मैथुन के समय प्राकृतिक योनि का आभास होता है। वीर्य इकट्ठा करने के लिए सांड को गाय दमी पर चढ़ने दिया जाता है तथा सहायक सांड का लिंग कृत्रिम योनि में प्रवेश कर देता है। कुछ देर मैथुन के बाद सांड का स्खलन हो जाता है और वीर्य परखंडली में इकट्ठा हो जाता है। यह वीर्य कृत्रिम गर्भाधान करने के काम आता है। अलग अलग प्रजातियों के लिए अलग अलग आकार की कृत्रिम योनि उपयोग में लाई जाती है। 3.2 3 कृत्रिम गर्भाधान की विधि। यह तकनीक निम्नलिखित विधि द्वारा संपन्न की जाती है। सर्वप्रथम उच्च कोटि के सांड का चयन किया जाता है। ऐसे सांड का वीर्य कृत्रिम योनि में इकट्ठा करके कई प्रकार की जांच की जाती है। उत्तम वीर्य में लगभग 80% शुक्राणु जीवित होते हैं तथा तेजी से गतिशील होते रहते हैं। केवल उत्तम वीर्य को रसायन घोल में मिलाकर पतला किया जाता है जो शुक्राणुओं को कई दिनों तक जीवित रखता है। पतले किए हुए वीर्य को रेफ्रिजरेटर में 4 डिग्री पर रखा जाता है। पतले किए हुए वीर्य में प्रति मिलीलीटर 1 से 1.5 करोड़ शुक्राणु जीवित एवं गतिशील अवस्था में होने चाहिए। जब कोई गाय या भैंस मद में होती है तो पशु चिकित्सक उसकी ग्रीवा में 1 मिलीलीटर वीर्य विशेष नली द्वारा प्रवेश कर देता है। यदि उचित समय मद अवधि के मध्यकाल में गर्भाधान कराया जाए तो गर्भ ठहरने की संभावना अधिक होती है। मद अवधि में 2 बार गर्भाधान कराने से भी गर्भ ठहरने की संभावना बढ़ जाती है। चित्र 9 कृत्रिम गर्भाधान। चित्र 10 कृत्रिम गर्भाधान की सही विधि। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 3.2 4 वीर्य का संग्रह। वीर्य को कई वर्षों तक वैज्ञानिक विधि द्वारा संचित रख सकते हैं। यह अतिहिमीकृत विधि कहलाती है। इस विधि के लिए बहुत उच्च कोटि के सांडों का वीर्य ही उपयोग में लाया जाता है। पहले की भांति ही वीर्य इकट्ठा करके उसमें विशेष रसायन घोल तथा ग्लिसरॉल मिलाकर वीर्य को पतला किया जाता है। तत्पश्चात आधा मिलीलीटर वीर्य पतली नलकियों में भर लिया जाता है। वीर्य से भरी इन नलकियों को धीरे धीरे -195 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है जिससे शुक्राणु निष्क्रिय हो जाते हैं। इन नलकियों को तरल नाइट्रोजन में कई वर्षों तक रखा जा सकता है। जब गर्भाधान करना होता है तो एक नलकी निकालकर हल्के गर्म पानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड में डुबोते हैं जिससे वीर्य पिघल जाता है तथा शुक्राणु गतिशील हो जाते हैं। इस वीर्य से गाय या भैंस का कृत्रिम गर्भाधान कर दिया जाता है। 3 फरवरी 2005 गर्भाधान कराने के बाद गर्भ धारण न करने के कारण। इसके निम्न कारण हो सकते हैं। मद चक्र का नियमित न होना, मद के लक्षण स्पष्ट न होना, गर्भाधान उचित समय पर न कराना, वीर्य की गुणवत्ता उचित न होना, वीर्य में शुक्राणुओं का अभाव,
अंडाशय से अंडाणु का न निकलना, भ्रूण का शीघ्र नष्ट हो जाना, जननांग की बीमारी होना, मौसम उपयुक्त न होना, अपर्याप्त पोषण के कारण अंत, स्रावी ग्रंथियों के स्राव में रुकावट आना। 3.3 भ्रूण प्रत्यारोपण एम्ब्रियो ट्रांसफर। पिछले कुछ 5 वर्षों में प्रजनन संबंधी काफी अनुसंधान हुए हैं। उनमें एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भ्रूण प्रत्यारोपण की है। भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक में एक मादा का भ्रूण प्राप्त करके दूसरी मादा की योनि में प्रविष्ट कर आरोपित कर दिया जाता है। इस प्रकार असली मां कोई होती है तथा जन्म देने वाली मां कोई दूसरी होती है। 3 मार्च 2001 भ्रूण प्रत्यारोपण के लाभ। सामान्य रूप से एक गाय जीवन काल में 8 से 10 बच्चे ही दे पाती है, किंतु इस विधि द्वारा एक गाय से 40 से 50 बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। यह विधि उन गायों पर उपयोग में लाई जाती है जो शुद्ध नस्ल की ज्यादा दूध देने वाली होती हैं। इनके बच्चे भी गुणवत्ता वाले होते हैं। इस विधि से प्राप्त भ्रूणों को कई वर्षों तक संग्रहित रखा जा सकता है। भ्रूण को एक स्थान से दूसरे स्थान या दूसरे देश में ले जाकर प्रत्यारोपण कर सकते हैं। भ्रूण प्रत्यारोपण किसी भी साधारण गाय में किया जा सकता है। इस प्रकार साधारण गाय से उत्तम बच्चा मिल सकता है। 3.3 दो भ्रूण प्रत्यारोपण की विधि। यह एक अति विशिष्ट कला है जो कुशल वैज्ञानिकों द्वारा ही की जाती है। चित्र 12। सर्वप्रथम अच्छी नस्ल व ज्यादा दूध देने वाली स्वस्थ मादा पशु का चयन किया जाता है। मादा में हार्मोन के टीके लगाकर एक साथ कई अंडाणु 4 से 8 तक पैदा किए जाते हैं। मादा में प्राकृतिक या कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, जिससे शुक्राणु व अंडाणु आपस में मिलकर भ्रूण बनाते हैं। इन भ्रूणों को फ्लश विधि द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। साथ ही साथ किसी साधारण देशी गाय को कई हार्मोनों के टीके लगाकर तैयार किया जाता है। इस गाय के गर्भाशय में एक स्वस्थ जीवित भ्रूण डाल प्रत्यारोपित दिया जाता है। भ्रूण इस गाय के गर्भाशय में आरोपित हो जाता है तथा धीरे धीरे बढ़कर पूर्ण रूप से विकसित बच्चे का रूप ले लेता है। गर्भधारण की अवधि पूरी होने पर प्रसव क्रिया होती है तथा प्राकृतिक रूप से बच्चा पैदा हो जाता है। 3.3 भ्रूण प्रत्यारोपण की सीमाएं। इस तकनीक की कुछ निम्नलिखित सीमाएं हैं। यह एक अति विशिष्ट एवं नाजुक तकनीक है। असावधानी से गाय एवं भ्रूण के मरने का डर रहता है। यह तकनीक अभी भी प्रयोगात्मक स्थिति में है, क्योंकि 100 प्रत्यारोपण करने पर केवल 15 से 20 ही सफल हो पाते हैं। यह बहुत खर्चीली विधि है। यह केवल विशेष प्रयोगशालाओं में ही संभव है। 3.4 परखंडली निषेचन प्रक्रिया। भ्रूण प्रत्यारोपण के अतिरिक्त और भी शोध किए गए हैं, जिसमें परखंडली निषेचन प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। इस विधि में अंडाणु का निषेचन जननांगों से बाहर परखंडली में किया जाता है। इस विधि का उपयोग पशुओं में अभी प्रारंभिक अवस्था में है, किंतु मनुष्यों में इस विधि द्वारा हजारों निःसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति का सुख मिला है। इस तकनीक के द्वारा उत्पन्न बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। यह तकनीक उन पशुओं में विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध हो सकती है जो किसी कारणवश गर्भधारण करने में असमर्थ है, अपितु उनके अंडाशय सामान्य है। इसके अतिरिक्त इस तकनीक का एक और लाभ यह है कि एक ही भ्रूण को काटकर उससे 2 या 4 एक समान बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। यह तकनीक नस्ल संरक्षण में भी सहायक हो सकती है। यह विधि भ्रूण प्रत्यारोपण से इस प्रकार भिन्न है कि इस पद्धति में अंडाशय से अल्पविकसित अंडाणु निकालकर उन्हें विशेष रसायन घोलों व मशीनों में रखकर पूर्ण विकसित किया जाता है।
तत्पश्चात उन्हें परखंडली में शुक्राणुओं द्वारा निषेचित करके 8 से 15 कोशिकाओं की अवस्था तक विकसित करते हैं। इस अवस्था में भ्रूण को आवश्यकतानुसार कई भागों में बांटा जा सकता है और प्रत्येक भाग एक निषेचित अंडाणु के समान होता है, जिसे पुनः 8 से 15 कोशिकाओं वाले भ्रूण में विकसित किया जा सकता है। ऐसे विकसित भ्रूण को पहले से हार्मोन के टीके लगाकर तैयार की गई किसी दूसरी गाय में आरोपित कर देते हैं और सगर्भता की अवधि के बाद सामान्य बच्चा पैदा हो जाता है। यह विधि बहुत महंगी है, इसलिए पशुओं में इसका उपयोग बहुत सीमित है। 3.4 प्रजनन संबंधी समस्याएं एवं समाधान। गाय या भैंसों में प्रजनन संबंधी मुख्य समस्याएं, कारण एवं उपचार निम्नलिखित हैं। 3 अप्रैल 2001 मध्य गर्मी में न आना, मधीनता। कारण ऐसा अंडाशय के छोटे व सपाट होने, उसमें फॉलिकल पुटक न बनने अथवा अंडाशय में पीतपिंड नष्ट न होने या ल्यूटियल सिस्ट होने के कारण होता है। उपचार, यह सुनिश्चित करें कि गाय या भैंस गाभिन तो नहीं है। यदि पशु गाभिन नहीं है तो कुछ देशी दवाएं जैसे प्रजना कैप्सूल देकर गर्मी में लाने की कोशिश करें। पशु चिकित्सक से प्रजनन अंगों की जांच कराएं तथा उचित उपचार कराएं। 3 अप्रैल 2002 पशु का बार बार गर्मी में आना, मध्य पुनरावृत्ति। कारण ऐसा अंडाशय से अंडाणु न निकलने, उचित समय पर बीजदान न होने अथवा भ्रूण आरोपित न होने के कारण होता है। उपचार, एक ही मध्य अवधि में 2 बार गर्भाधान कराएं। पशु चिकित्सक की सलाह से उचित इलाज कराएं। 3 अप्रैल 2003 पशु का जल्दी गर्मी में आना, कामोन्माद। कारण अंडाशय में स्ट्रोजेनिक सिस्ट रसौली होने के कारण। उपचार, पशु चिकित्सक की सलाह लें। 3 अप्रैल 2004 गर्भ न ठहरना। कारण उचित समय पर गर्भाधान न होना, अंडाणु का निषेचन न होना, गर्भाशय में सूजन या कोई दूसरी खराबी होना। उपचार, पशु चिकित्सक द्वारा प्रजनन अंगों की जांच कराएं। सही समय पर परखे हुए सांड द्वारा गर्भाधान कराएं। उचित मात्रा में एंटीबायोटिक जैसे जेंटामाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन इत्यादि से उपचार कराएं। 3 अप्रैल 2005 बच्चा गिर जाना, गर्भपात। कारण प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी अथवा जीवाणु या विषाणु द्वारा गर्भाशय का संक्रमण। उपचार, पशु चिकित्सक से जांच कराकर उचित इलाज कराएं। 3 अप्रैल 2006 प्रसव ब्याने के बाद जेर न गिरना। कारण समय से पूर्व प्रसव होने, गर्भाशय के निष्क्रिय होने, गर्भाशय में संक्रमण होने अथवा विटामिन ए की कमी। उपचार, पशु चिकित्सक द्वारा जेर को बच्चेदानी से बाहर निकलवाएं। एंटीबायोटिक दवाओं से इलाज कराएं। पशु को यूट्रोटोन तरल का सेवन कराएं। 3.5 बांझपन। जब नर या मादा वयस्क हो जाने के बाद भी संतान उत्पन्न करने में असमर्थ रहते हैं तो ऐसी मादा को बांझ व नर को नपुंसक कहते हैं। बांझपन या नपुंसकता जन्मजात हो सकता है अथवा जन्म के बाद आ सकता है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। 3.5 एक आनुवंशिक बांझपन। कारण कभी कभी दोषपूर्ण गुणसूत्र अथवा जीन्स माता पिता से प्राप्त हो जाते हैं, जिसके कारण पशु में संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। उपचार, ऐसे पशु का कोई उपचार नहीं है, इसलिए उसे निकाल देना चाहिए। 3 मई 2002 प्रजनन अंगों की बनावट में विकार, जननांग विकृतियां। कारण किसी पशु में प्रजनन अंग या तो जन्म से ही नहीं होते हैं या दोषपूर्ण होते हैं, जैसे अंडाशय का छोटा होना, जनन नलिका का बंद होना, योनि अथवा गर्भाशय का अविकसित होना इत्यादि। ऐसी दोषपूर्ण मादा बड़े होने पर मां नहीं बन पाती है। इसी प्रकार नर में भी अंग दोष हो सकते हैं, जैसे वृषण का कोश में न उतरना, गुप्त वृषणता, शुक्रवाहिका नलिकाओं का बंद होना अथवा शिशन का अविकसित होना।
ऐसे नर बड़े होने पर मादा के साथ मैथुन नहीं कर पाते हैं या उनके वीर्य में शुक्राणु बहुत कम होते हैं अथवा बिल्कुल नहीं होते हैं। ऐसे नर कभी पिता नहीं बन पाते हैं। उपचार: ऐसे पशु को निकाल देना ही उचित है। यदि पशु बहुत मूल्यवान है तो पशु चिकित्सक की सलाह पर शल्य चिकित्सा द्वारा उपचार की कोशिश की जा सकती है। 3.5 3 हार्मोनों में कमी अथवा असंतुलन। प्रजनन का पूर्ण तंत्र हार्मोनों पर आधारित है। इनकी कमी, अधिकता अथवा असंतुलन मादा या नर में बांझपन या नपुंसकता पैदा कर सकता है। उपचार: हार्मोनों की जांच एवं हार्मोनों के सही उपयोग से इलाज कराएं। 3 मई 2004 नर व मादा बच्चे का एक साथ गर्भ में पलना, प्री मार्टिन। कभी कभी गाय के गर्भ में दो बच्चे एक साथ पनपने लगते हैं। ऐसी स्थिति में यदि एक बच्चा नर और दूसरा मादा हो तो आमतौर पर नर बच्चा तो सामान्य होता है किंतु मादा बच्चा बांझ होती है। इस स्थिति को फ्री मार्टिन कहते हैं। ऐसा अपरा के माध्यम से उनके रक्त में हार्मोन के मिश्रण के कारण होता है। उपचार: ऐसी बछिया को निकाल देना चाहिए। 3 मई 2005 पौष्टिक आहार में कमी, कुपोषण। यदि पशु को आरंभ से ही पौष्टिक, समुचित एवं संतुलित आहार नहीं दिया जाता तो उनमें ऊर्जा, प्रोटीन, खनिज पदार्थ अथवा विटामिन की कमी हो जाती है, जिससे पशु गर्भधारण की क्षमता खो देता है। इसी प्रकार नर में भी सफल गर्भाधान करने की क्षमता नहीं रहती। उपचार: पशु को शुरू से पूरी मात्रा में संतुलित आहार देना चाहिए, जिसमें पर्याप्त मात्रा में खनिज पदार्थ तथा विटामिन होते हैं। साथ में पौष्टिक हरा चारा जैसे बरसीन या लूसर्न भी देना जरूरी है। 3 मई 2006 जननांगों की बीमारियां। कई बार स्वच्छता की कमी के कारण जननांगों में संक्रमण हो जाता है, जिससे जननांगों में सूजन आ जाती है या मवाद पड़ जाता है। कभी कभी उनकी बनावट में अंतर आ जाता है, जिसके कारण गर्भ नहीं ठहरता है। उपचार: पशु चिकित्सक की सलाह से इलाज करने पर पशु ठीक हो सकता है। छूत की बीमारियां, संक्रामक रोग। सामान्य तौर पर पशु संक्रामक रोग के शिकार हो जाते हैं। यह रोग जीवाणु, विषाणु अथवा परजीवी जीवों द्वारा होते हैं। कुछ रोग जैसे ब्रुसिलोसिस, विब्रियोसिस अथवा ट्राइकोमोनियसिस विशेष रूप से प्रजनन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। उपचार: रोग के कारण की जांच कराएं तथा पशु चिकित्सक की सलाह से इलाज करें। चित्र 14 पशुओं में बांझपन के मुख्य कारण। 3 मई 2007 व्यवस्था की कमी, अव्यवस्था। पशु के प्रजनन पर मौसम, नर व मादा का साथ तथा वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। प्रबंध में कमी होने पर भी पशु की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। उपचार: पशुओं को ज्यादा गर्मी या सर्दी से बचाना चाहिए। स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। संपूर्ण आहार तथा स्वच्छ पानी देना चाहिए और प्रजनन संबंधी बातों का ध्यान रखना चाहिए। 3.5 8 औषधियों तथा हार्मोनों का दुरुपयोग। पशुपालक जानकारी के अभाव में अपने पशुओं को हानिकारक औषधियां दे देते हैं या हार्मोन के टीके लगा देते हैं। जैसे आजकल अधिक दूध लेने के लिए पशुपालक अपने पशु के ऑक्सीटोसिन का टीका लगा देते हैं। ऐसा करने से पशु की प्रजनन क्षमता या तो कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है। उपचार: कोई दवा या टीका पशु चिकित्सक की सलाह से ही दें। 3.6 ब्रीडिंग कैलेंडर, ब्रीडॉन कैलेंडर्स। 3 जून 2001 विभिन्न पशु प्रजातियों के जनन चक्र। 3.6 2 गर्भाधान के अनुसार प्रसव की अनुमानित तिथि। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। सारांश, समरी। इस इकाई द्वारा पशुओं में प्रजनन प्रक्रिया, उसमें सुधार की संभावनाएं एवं प्रजनन से संबंधित समस्याओं पर सरल बोलचाल की भाषा में प्रकाश डाला गया है। सरलता से समझने के लिए आवश्यक चित्रांकन भी किया गया है।
पशुपालक इसे पढ़ व समझकर अपने पशुओं से नियमित रूप से उत्तम बच्चे व अधिक दूध प्राप्त कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त पशुपालक साधारण पद्धतियों के साथ उन्नत पद्धति अपनाकर अपने पशुओं में नस्ल सुधार के साथ साथ दूध देने की क्षमता भी बढ़ा सकते हैं। नर व मादा पशु के जननौग अलग अलग होते हैं। नर पशु के संभोग से जो गर्भधारण होता है उसे प्राकृतिक गर्भधारण कहते हैं। इसमें नर पशु का वीर्य मादा पशु के गर्भाशय में योनि द्वारा जाता है तथा गर्भाशय से निकले अंडाणु से मिलता है। इस प्रकार भ्रूण बनने से गर्भधारण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मादा पशु के गर्मी में आने के कई लक्षण होते हैं। मादा पशु बेचैन होकर आवाज करती है, दूध की मात्रा घट जाती है, योनि में सूजन आ जाती है। सांड को मादा पशु अपने ऊपर चढ़ने देती है। गर्भाधान के बाद मादा का गर्मी में आना बंद हो जाता है। 40 दिन बाद पशु चिकित्सक गुदा में हाथ डालकर पशु के गर्भधारण की स्थिति का परीक्षण कर सकता है। सामान्य तौर पर गर्भधारण करने के बाद गाय 280 दिनों जबकि भैंस 310 दिनों में ब्याती है। प्रसवकाल आने पर गाय के पुट्ठे अंदर की ओर घुस जाते हैं, थन बड़े व कड़े हो जाते हैं। योनि मार्ग से गाढ़ा स्राव निकलता है। प्रसव प्रक्रिया में बच्चे के ऊपर की झिल्ली फट जाती है। सर्वप्रथम बच्चे का दोनों अगले पैर व मुंह बाहर आते हैं। प्रसव में कोई कठिनाई हो या बच्चा पैदा होने के 24 घंटे बाद जेर न निकले तो पशु चिकित्सक की मदद लेनी चाहिए। बच्चे को खीस पिलाने से बीमारियों से बचने की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। नर पशु के शुक्राणु अवस्था में विशिष्ट उपकरण की सहायता से मादा पशु के जननौग में डाला जाता है तो इसे कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। इस विधि द्वारा एक अच्छी नस्ल के सौड़ के बीज से बहुत से मादा पशुओं को गर्भधारण कराया जा सकता है। नस्ल सुधारने व जनन अंग संबंधी रोगों पर नियंत्रण पाने में यह प्रक्रिया सहायक है। भ्रूण प्रत्यारोपण में एक मादा का भ्रूण प्राप्त कर दूसरी मादा की योनि में आरोपित किया जाता है। यह विधि उत्तम नस्ल की गाय पैदा करने में लाभकारी होती है। मादा पशुओं में प्रजनन संबंधी अनेक समस्याएं आती है, जैसे गर्मी में न आना, बार बार गर्म होना, गर्भ न ठहरना, जेर का न गिरना, गर्भाशय का बाहर निकलना आदि शामिल है। इन सभी समस्याओं के लिए पशु चिकित्सक से संपर्क करना जरूरी होता है। पशुओं में बौझपन के मुख्य कारण पैतृक बौझपन, प्रजनन अंगों की बनावट में विकार, हार्मोन की कमी, कुपोषण तथा जननौग की बीमारी है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।